एक लेडी दरोगा अपने पुलिस वालों के साथ में और ड्राइवर के साथ में थाने की गाड़ी से कहीं जा रही थी, तो रास्ते में उन्होंने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर, मुझे लगता है कि नाश्ता कर लेना चाहिए, काफी समय हो चुका है। तब ड्राइवर एक मोमोज के ठेले के पास में अपनी गाड़ी रोक लेता है और फिर उतर करके मोमोज लेने जाता है। तभी मैडम की नजर उस मोमोज बेच रहे लड़के की सूरत पर पड़ जाती है, तो मैडम उसे अजीब तरह से देखने लगती हैं। वो एकदम से चौंक जाती हैं और फिर सोचने लगती हैं कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ पर मोमोज क्यों बेच रहा है। फिर वो व्यक्ति मोमोज जब थैली में पैक करके उस ड्राइवर को देता है, तब घूमते वक्त उसकी भी नजर उस मैडम के ऊपर पड़ जाती है जो गाड़ी में बैठी हुई थी, लेडी दरोगा। उन लेडी दरोगा को देख करके वो मोमोज वाला भी बड़ी हैरत में पड़ जाता और अजीब तरह से उन मैडम को देखता रहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मैडम उधर गाड़ी से उतर करके भागती हैं और उस मोमोज वाले की कौली भर करके वहीं पर रोने लगती हैं। ये दृश्य देख करके जो मैडम के साथ में जो उनके कांस्टेबल थे और जो ड्राइवर था, वो तो चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ कि मैडम इस मोमोस वाले के गले लिपट करके क्यों ऐसे रोने लगी हैं, आखिर उनका क्या रिलेशन था और वो मैडम गाड़ी से उतर करके उस मोमोस वाले के गले क्यों लिपट गई थी। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक लड़का जिसका नाम सुमित था, सुमित के माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो चुका था और वो बहुत ही गरीब परिवार में पला बड़ा था। उसके चाचा चाची उसे गोद ले लेते हैं और फिर वही उनका पालन पोषण करते हैं। वो लड़का सुमित पढ़ने में बड़ा होशियार था, इसलिए वो अपने चाचा चाची से कहता था कि मुझे आगे तक पढ़ा दीजिए और फिर मैं कुछ बन जाऊंगा, कुछ व्यवस्था मेरी हो जाएगी तो मैं आपका सारा भार उतार दूंगा। ये बात सुनकर के उसके चाचा चाची बड़े खुश भी हुआ करते थे, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा कितना हौसला है इसके अंदर और कितने जज्बात से कह रहा है कि मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। खैर, वो बच्चे की बात सुनकर के इन बातों को ना तो सीरियस लेते थे ना बुरा मानते थे और अच्छे से उसकी देखभाल भी कर रहे थे और उसका पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहे थे। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। लेकिन जब लड़का बड़ा होता है और कुछ पढ़ाई भी करता है, लेकिन ज्यादा खास स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो ज्यादा उस लड़के को, सुमित को, पढ़ा नहीं पाए थे और खेती किसानी का काम किया करते थे। गांव के रहने वाले थे, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लड़का जब बड़ा हो जाता है तब वो बाहर कमाने लगता है, अपना जो घर होता है वो अच्छे से बनवा लेता है और उसके चाचा चाची पे भी कोई संतान नहीं थी, बस उसी के ऊपर थे। वो भी समझ रहे थे कि चलो भगवान ने हमें जब कोई संतान नहीं दी तो हमारे भाई की संतान है, यही हमारी लिए तो हमारी है। यह सोच करके वो बड़ा खुश रहा करते थे और अपने बच्चे से लाड प्यार भी किया करते थे, सुमित से। लेकिन सुमित भी उन्हें माँ बाप का ही दर्जा दिया करता था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। सुमित जब इंटर करके अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है तब उसके घर रिश्ते आने लगते हैं, क्योंकि आज के दौर में मैं देखा करता हूं कि इंसान की शादियां नहीं होती हैं, शादियां तो उसके हुनर की और उसकी दौलत और प्रॉपर्टी की हुआ करती हैं। इधर सुमित ने बाहर काम करके अच्छा पैसा कमा करके अपना जो घर मकान था अच्छे से बनवा लिया था और तब उसकी गांव वाले शादियां लेकर के आने लगे थे कि लड़का कमाऊ अच्छा है और कोई गलत फैशन नहीं है इसके अंदर और घर द्वार इसने अच्छा बनवा लिया है और लड़की को खुश भी अच्छा रखेगा। यह विचार करके वो अपने अपनी रिश्तेदारियों से शादी लेकर के आया करते थे। तब एक शादी की बात सुमित की तय हो जाती है। उसके जो चाचा चाची होते हैं वो सुमित का विवाह तय कर लेते हैं। जब सुमित का विवाह तय हो जाता है तब आए तिथि निश्चित पर उसकी सुमित की शादी होती है और शिखा नाम की लड़की दुल्हन बनकर के सुमित के घर आ जाती है और फिर वो अपने परिवार को बड़े अच्छे से चलाने लगती है। लेकिन कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में हमेशा कलह और झगड़ा तो बना ही रहता है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि पति पत्नी में ज्यादा नहीं तो कम होता है और कम नहीं तो ज्यादा होता है। किसी किसी स्थिति में ऐसा भी हो जाता है कि पति पत्नी में इतना विवाद आगे बढ़ जाता है कि उनके तलाक भी हो जाते हैं और कहीं कहीं तो हमेशा ऐसे चलता ही रहता है। इस प्रकार से जब शिखा अपने पति के घर सुमित के आती है, बड़े आनंद के साथ दोनों अपने जीवन बिताने लगते हैं। अपनी सास ससुर की सेवा करती है शिखा, पति की भी सेवा करती है। लेकिन शिखा की जब शादी हुई थी तो वो ग्रेजुएट की हुई थी, काफी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसकी कोई जॉब नहीं लगी थी, ना कोई वो बिजनेस अपना कर रही थी। तब वो अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ
लगता है कि मैं कुछ काम धंधा करूं, क्योंकि मैंने काफी पढ़ाई कर ली है और पढ़ाई करने के बाद भी अगर मैं घर में ही बैठी रही और तो फिर मेरी पढ़ाई का कोई मतलब हल नहीं निकलेगा, ना ही कोई कामयाबी मुझे मिलेगी। इसलिए मुझे कुछ मौका दीजिए, मैं पढ़ाई करूं। अब शिखा की बात सुनकर के जो सुमित होता है वो कहता है क्यों नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। इधर अभिषेक अपनी पत्नी का एडमिशन कोचिंग सेंटर में करा देता है और कोचिंग सेंटर में जब उसका एडमिशन होता है तो वो बड़े मन लगा करके पढ़ाई करती है। लेकिन वो कुछ ऑनलाइन भी क्लास लिया करती थी, अपने दोस्तों से फोन करके भी बात किया करती थी और उसकी सहेलियां भी उससे फोन करके बात किया करती थी। लेकिन फोन पर कुछ ज्यादा ही वो मतलब बिजी रहती थी शिखा। इस बात को जब अभिषेक देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहा हूं, लेकिन तुम हर समय फोन पर व्यस्त रहती हो, कारण क्या है? क्या तुम्हारा किसी से अफेयर है या क्या है? इस बात को उसके दिमाग में जो गलतफहमी का बीज जो बो जाता है अभिषेक के, वो कभी निकलने का प्रयास नहीं करता और फिर वो अपनी पत्नी से झगड़ने लगता है। इसी बात को लेकर के उनके बीच में झगड़ा बना रहता है। काफी उसके माँ बाप भी प्रयास करते हैं कि इस झगड़े को समाप्त किया जाए, गलतफहमी को दूर की जाए, लेकिन गलतफहमी दूर ही उनकी नहीं होती। एक दिन वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, टेंशन में आ जाता है बहुत ज्यादा दारू पी के। तो फिर उसकी पत्नी शिखा अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में क्योंकि वो पढ़ाई तो पूरी हो ही चुकी थी, कोचिंग कर रही थी और वहां जगह निकलती है पुलिस की, तब वो फार्म अप्लाई कर देती है। उधर तो वो फार्म अप्लाई करती है, इधर वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है, टेंशन में रहने लगता है अभिषेक। तब वो कहता है कि अब मैं ऐसी औरत को अपने पास नहीं रख सकता कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया, इसकी पढ़ाई में सहयोग किया, जो कह रही थी वो इच्छाएं इसकी पूरी कर रहा था मैं, लेकिन फिर भी ये मुझे छोड़ करके इधर उधर बात करने लगी है। अब ये बात सोच करके वो बहुत ज्यादा टेंशन करता है और टेंशन करने के बाद में वो कोर्ट में फाइल तलाक की पेश कर देता है और फिर उनका तलाक भी हो जाता है। इसने जो डिसीजन लिया था वो बहुत ही जल्दी लिया था। कहते हैं कि बिन विचारे जो करे पाछे फिर पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। बिन विचारे जो इंसान कोई कदम उठाता है और कोई निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, तो वो अंत में उसे पछताना जरूर पड़ता है, चाहे वो कितना भी शातिर या चालाक क्यों ना हो। अब उसका तलाक भी हो जाता है। तलाक जैसे ही उसका होता है तो 3 महीने के बाद में उसने जो फार्म डाला था उसका नंबर आ जाता है, वो पेपर देती है शिखा और वो पास हो जाती है। फिर उसके लिए एक पद मिल जाता है सब इंस्पेक्टर का, वो दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाती है। फिर वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। इधर क्या होता है कि उस जो अभिषेक के जो चाचा चाची थे वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगते हैं और बीमारी के कारण उसके पास जो पूंजी होती है वो सब अपने इलाज में खर्च कर देता है। अब इलाज में जब खर्च करता है लेकिन फिर भी उससे पूर्ति नहीं होती, तो जो उसकी जो पुश्तैनी जमीन होती है, घर होता है, उसे गिरवी रख देता है और गिरवी रखने के बाद में उसके पास कुछ नहीं बचता। चाचा चाची को बचा तो लेता है लेकिन उसके पास कोई पूंजी नहीं बचती अपना गुजारा करने के लिए। तब वो एक अपने मिलने वाले दोस्त के यहाँ जाता है जो कॉलेज में पढ़ता था। उस समय उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी, वो वहीं पर एक ठेला लगाया करता था मोमोज का, उससे दोस्ती हो गई। उसके पास गया कहे और उसने अपनी सारी हकीकत बताई कि दोस्त मैं ऐसे परेशानी से गुजर रहा हूँ, क्या करूँ। तब वो कहता है कि देख भाई और तो कुछ नहीं मैं कर सकता, मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुझे काम सिखा दूं, तू भी यही करते रहना क्योंकि मेरा गुजारा तो इससे अच्छा खासा हो जाता है। अब सुमित वहीं पहुंच जाता है उसके पास में और जो भी कुछ पैसा थोड़ा बहुत वो दे देता है, उससे अपना गुजारा भत्ता चल रहा था उसका। और कुछ दिन के बाद वो काम सीख जाता है तो कोतवाली से कुछ ही दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर उसी शहर में वो अपना खुद का ठेला लगा लेता है और मोमोज बेचने लगता है। इधर वो मैडम की तैनाती जब हुई थी, दरोगा बनी थी, वो भी ट्रेनिंग दे करके उसी शहर में पहुंच गई थी, उसी कोतवाली में सिलेक्ट हो गई थी। लेकिन पता किसी को नहीं था, ना तो सुमित को पता था कि हमारी तलाकशुदा पत्नी ये बराबर वाली कोतवाली में तैनात है, ना उन्हें पता था कि हमारा जो तलाकशुदा पति है यहाँ पर ठेला लगा रहा है। एक दिन वो मैडम अपनी गाड़ी से, थाने की गाड़ी से पुलिस वालों के साथ, ड्राइवर के साथ कहीं जा रही थी, तो उन्होंने ड्राइवर से कह दिया कि तुम ऐसा करो, थोड़ी देर यहाँ गाड़ी रोक लो, इस ठेले पर कुछ नाश्ता कर लेते हैं, आज कुछ ऐसा ही मन है, तब चलते हैं। अब वो ड्राइवर गाड़ी वहीं रोक करके उतर के जाता है। मैडम कहती हैं कि तुम जाओ ठेले से कुछ मोमोस ले आओ। अब वो ठेले पर जो व्यक्ति मोमोस बेच रहा था वो मोमोस थैली में पैक करता है और फिर ड्राइवर पैसे देने लगता है, लेकिन 500 का नोट था, उस पर खुले नहीं थे। तब वो कहता है कि भाई साहब खुले दीजिए, मुझ पर खुले नहीं है।
तो वो कहता है ठीक है, मैं मैडम से लेकर के आता हूँ। अब वो जैसे ही मोमोस लेकर के ड्राइवर मैडम के पास पहुंचता है, मैडम से कहता है मैडम पैसे उस पर खुले नहीं है। तब वो मैडम उस ठेले वाले की तरफ देखती हैं तो उनकी नजर उसके चेहरे पर पड़ जाती है। लड़का जो मोमोस बेच रहा था, उसके चेहरे को देख करके मैडम बड़ी भावुक हो जाती है, एकदम से चौंक जाती हैं कि ये व्यक्ति यहाँ मोमोस क्यों बेच रहा है, आखिर इस पर क्या परेशानी आ गई। फिर वो व्यक्ति मोमोस वाला उस मैडम की तरफ देखता है कि अब ये पैसे लेकर के नहीं आया अभी तक, तो उसकी भी नजर उन मैडम के चेहरे पर पड़ जाती है। तो वो एक दूसरे को देख करके बड़े परेशान हो जाते हैं और मैडम तुरंत गाड़ी से उतर जाती हैं और दौड़ करके आती हैं, उसके लिए कॉली भर लेती हैं उसकी और रोने लगती हैं। ये दृश्य वो पुलिस वाले और ड्राइवर देखते हैं तो वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर बात क्या है कि एक पुलिस वाली मैडम, वो भी एक दरोगा जी, और एक ठेले पर मोमोस बेचने वाले व्यक्ति के गले लिपट करके रोने लगी, आखिर क्या बात है। तब वो पुलिस वाले काफी देर के बाद में जब वो एक दूसरे को धीरज बनाते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि शांत हो जाओ, तब वो पूछते हैं कि आखिर मैडम बात क्या है, इसकी कॉली भर करके तुम क्यों रोने लगी। तब वो फिर भी भावुक की अवस्था में मैडम उन पुलिस वालों से कहती हैं कि मैं रो तो इसलिए लगी थी कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा तलाकशुदा पति है। कुछ दिन पहले इन्होंने मेरा सहयोग किया था पढ़ाई में और मैंने इन्हीं की मदद से पढ़ाई की थी, लेकिन इनके अंदर एक गलत फहमी हो गई थी, जो मुझ पर ये आरोप लगाया करते थे नौकरी से पहले, और फिर इन्होंने मुझसे तलाक ले लिया अपनी मर्जी से। मैंने तलाक नहीं दिया, इन्होंने अपनी मर्जी से ले लिया और फिर मैं अपने मायके जाकर के रहने लगी थी। वहां से मैंने तैयारी की और पुलिस का फार्म वगैरह डाला तो मेरी नौकरी लग गई, और इनकी स्थिति पता नहीं ये कैसे यहाँ पर इस मोड़ पर आ गए जो मोमोस बेचने लगे। तब वो मैडम उनसे पूछती हैं आखिर सुमित तुम बताओ कि तुम्हारी स्थिति ये कैसे बनी। तब वो बताता है, भावुक हो जाता है, रोता जाता है और बताता जाता है कि तुम्हारे जाने के बाद आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि जो चाचा चाची थे वो बीमार पड़ गए, उनके इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा, दाने दाने को परेशान हो गए। फिर मेरा एक दोस्त था कॉलेज के समय का, उसने मुझे ये काम सिखाया, तब मैं यहाँ मोमोस बेचने लगा हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, खाली यही ठेला लगा करके अपना गुजर बसर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। तब वो कहता है कि चलो आप तो पुलिस में लग गई, अच्छी बात है, आपकी मेहनत रंग लाई, लेकिन आपने तो शादी भी कर ली। तब मैडम कहती है किसने कहा तुमसे शादी कर ली। तो कहने लगा कहने की बात ही नहीं है, औरत तो दूर से ही पता चल जाती है शादीशुदा है, क्योंकि तुम्हारे मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, तुम तो सुहागिन हो। वो कहती हैं कि सुहागिन तो मैं तुमसे शादी की थी तभी हो गई थी, लेकिन बार बार सुहागिन थोड़ा ही होती, स्त्री एक ही बार शादी करती है, इसलिए मैंने कोई शादी नहीं की। ये सुनकर के वो और ज्यादा भावुक हो जाता है, कहता है कि फिर तुमने तलाक क्यों लिया था जब तुमने शादी नहीं की। मैडम कहने लगी तलाक तो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए लिया था कि तुम मुझसे दूर रहना पसंद कर रहे थे और मुझसे दूर होकर के खुश रह रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम खुश हो तो इसी में भलाई है, तलाक ही सही, इसलिए मैंने तलाक ले लिया, लेकिन आगे तुम्हारा क्या विचार है। तब वो हाथ जोड़ने लगता है, पैर पकड़ने लगता है। तो वो मैडम कहती है मेरे पैर मत पकड़ो, आखिर तुमने जो किया अच्छा किया, और तुमने जो किया उससे मुझे कुछ मदद ही मिली, मैं आज दरोगा बन गई। हो सकता था तुम्हारे साथ होती तो ना बन पाती, क्योंकि तुम मुझ पर शक करते और मैं आगे की तैयारी नहीं कर पाती। अब आपका जो विचार है मैं सहमत हूँ। वो हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैडम कहती माफ करने के लिए तुमने कोई गलती नहीं की है, समय बड़ा बलवान होता है, समय इंसान से जो भी करा दे बस उसी के मूड में वही गूंजता है और इंसान वही करता है। मैं चाहती तो भी तुम्हारे अंदर से शक नहीं निकलती, और आज स्वयं तुम्हारे अंदर से शक निकल गई, आज स्वयं तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो, तो फिर इसमें माफ करने वाली और गलती की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा मेरे साथ रहने की है तो हम आज भी पुनः एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके रह सकते हैं। वो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वो अपने चाचा चाची को फोन करता है, सुमित उन्हें सारी बात बताता है, वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। तब वहीं पर सुमित जो था किराए के कमरे पर रहा करता था, क्योंकि उसके चाचा चाची भी कमरे पर रहते थे। तो वो मैडम कहती है अभी तो मैं कुछ काम से जा रही हूँ, लौट करके आऊंगी तो फिर मुलाकात होगी चाचा चाची से। फिर वो मैडम लौट करके आती है, शाम को वो ठेला लेकर के अपने कमरे पे जाता है, मैडम का फोन नंबर ले लेता है, फिर वो मैडम को फोन करके बुला लेता है अपने कमरे पर। फिर वो बड़े आनंद से सभी लोग एक दूसरे की कॉली भरते हैं, गले मिलकर के बड़े खुश होते हैं, और फिर सुमित और शिखा आनंद से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। तो साथियों ये कहानी कैसी लगी? शिखा ने अपने पति को अपनाया और पति ने भी शिखा को अपना लिया, सभी परिवार बिछड़ा हुआ था वो एक हो गए। इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाए और पुनः अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दे। इसमें आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।